नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आवाज आ रही है सभी लोगों को? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे बच्चे। ऑल गुड, ऑल वेल, सब कुछ ठीक है? और दिमागी रूप से भी सब कुछ ठीक है? लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस हुआ था वो सभी बच्चों को समझ में आया है? क्लियर है? ठीक है, चलो। वैसे तो मुझे लग रहा है आप लोगों की हैबिट बन गई होगी ओवर टाइम टू कंजर्व ऑल ऑफ दिस कंटेंट, जो कि बच्चे बहुत जरूरी है। देखो, लॉ सब्जेक्ट के फायदे भी बहुत है एंड मैं नुकसान नहीं बोलूंगा। दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हर एक लॉ स्टूडेंट की होती हैं, कि उसको रेडी रहना पड़ता है टू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जो वो वाली बात जो मैंने आपको डाउट क्लियरिंग सेशन में बता रहा था कल, कि लॉ को आसान बनाने का केवल एक तरीका है, कहानी को समझो। Try to get behind the story. Once you get behind the story, none of this matters, क्योंकि वो दिमाग में फिट हो गया। फिर ये केवल आपके लिए नंबर्स हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जितना इन नंबर्स में फंसोगे उतना कठिन बनाओगे। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि आपको पॉइंट पॉइंट ये उठा के वो उठा के नहीं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द स्टोरी, द एंटायर स्टोरी। उसको दिमाग में बिठा लो एक बार। फिर ये तो बच्चे रिवाइज कर, जब एग्जाम है उसमें एक बार देखा ऊपर से नीचे तक, एक बार रोल नंबर नहीं भी लिखा, गलत भी लिखा, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट आर यू राइटिंग इन द कंटेंट, दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्ट। ठीक है, तो उसी पे ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं बच्चे इस लेक्चर को। बच्चे, इस लेक्चर की शुरुआत हमारे रूल नंबर 9A से होगी। और रूल नंबर 9A जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है रूल 9 से। रूल 9 के अंदर मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे जिस तरीकों का इस्तेमाल करके सम्मन को सर्विस किया जा सकता है हमारे डिफेंडेंट पे। अब ये जो रूल 9A है उसी में एक पॉइंट को जोड़ता है। यहाँ पे प्लेंटिफ के रोल की बात हो रही है कि प्लेंटिफ भी रोल प्ले कर सकता है इन दी सर्विस ऑफ द सम्मन्स। इसको कभी आपने अगर कोर्ट में प्रैक्टिस की, एक शब्द सुना होगा आपने, दस्ती। ये दस्ती ये शब्द है वो इस रूल 9A से ही निकल के आता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज दिस। ठीक है, देखते हैं बच्चे। तो हमारा जो रूल 9A है ये बात करता है सम्मन्स को, जो सम्मन दिए जाते हैं प्लेंटिफ को, पर वो सर्विस प्लेंटिफ को नहीं हो रही, वो प्लेंटिफ के खिलाफ सम्मन नहीं है, वो प्लेंटिफ को दिए जा रहे हैं सर्विस करने के लिए, कि प्लेंटिफ सर्विस करेगा उन सम्मन्स की। ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसके बारे में भी सवाल बन सकता है। तो अगर कोर्ट चाहे तो, पहली तो बात तो कोर्ट की मर्जी है, प्लेंटिफ का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर कोर्ट चाहे तो इन एडिशन टू, मतलब साथ साथ सर्विस और सम्मन्स के रूल 9 के, मतलब रूल ये जो प्लेंटिफ को देने वाली बात है सम्मन्स का, ये केवल अकेला तरीका नहीं हो सकता। रूल 9 का कोई ना कोई तरीके का एडॉप्शन जरूरी है। अलोंग विद दैट उसके साथ साथ रूल 9A का भी इस्तेमाल हो सकता है। और रूल 9A के इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? रूल 9A के इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि अगर हमारा प्लेंटिफ एप्लीकेशन फाइल करता है और वो बोलता है कि वो सम्मन्स की सर्विस कर सकता है डिफेंडेंट को, तो ऐसे प्लेंटिफ को मौका दिया जा सकता है कि वो जाके डिफेंडेंट को सर्विस कर दे। और अगर ऐसा मौका दिया जाता है किसी भी प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ की ये जिम्मेदारी होगी उन सर्विस को डिलीवर करने की। डिलीवर करने की मतलब क्या? कि वो प्लेंटिफ जाएगा डिफेंडेंट के पास और उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे, और उसको वो डिलीवर करेगा सम्मन्स को। ठीक है, तो रूल 9 के अंदर जो भी बातें हमने पढ़ी वो अलग है, और रूल 9A के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग है। रूल 9 के अंदर जो तरीके बताए आपको और उनके जो कॉन्सिक्वेंस समझाए वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके साथ साथ एज ए एडिशनल प्रिकॉशन हम प्लेंटिफ को भी ये काम सौंप सकते हैं, पर हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते। कोर्ट ऑफ लॉ अपनी तरफ से प्लेंटिफ को नहीं बोल सकता कि तुम ऐसा करो, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट की जिम्मेदारी है। पर प्लेंटिफ अगर खुद से एप्लीकेशन फाइल करता है, इसकी वजह हो सकता है उसके घर के पास रहता हो सकता है उसे पता होगी वो कहां रहता है। तो अगर प्लेंटिफ खुद से अप्लाई करता है कि वो सर्विस कर सकता है डिफेंडेंट को, तो उसको ऐसा मौका दे देंगे, क्या परेशानी है। ये जो सम्मन है जिनको सर्विस के लिए दिया गया है प्लेंटिफ को, इनको प्लेंटिफ जो है डिलीवर भी कर सकता है डिफेंडेंट के पास, खुद से जाके पर्सनली भी कर सकता है कि भाई गए और डिफेंडेंट को एक कॉपी दे दी उन सम्मन्स की। ठीक है,
और वो जो सम्मन होगा जिसको वो सर्विस करेगा, ऑब्वियसली वो सम्मन होने की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। जैसे उसके उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए जज साहब के या कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिसर के, या और साथ ही साथ उस पे कोर्ट की सील होनी चाहिए। तो हमारा जो क्या कहते हैं प्लेंटिफ है, वो पर्सनली जाके इन सम्मन्स को सर्विस कर सकता है। ठीक है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, दो रूल हैं, 216 और रूल नंबर 16 और रूल नंबर 18, वो इसी पर्सनल सर्विस के बारे में कुछ रेगुलेशंस को बनाते हैं। उनको जब पढ़ेंगे उनको मैं समझा दूंगा, उनको अभी आप कॉन्टेक्स्ट में मत डालो। पर ध्यान से सुनो, जो ये सब रूल नंबर 4 जो बात कह रहा है, अगर ये जो सम्मन्स है प्लेंटिफ लेके गया, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास सम्मन लेके गया और सम्मन ने उन्हें, डिफेंडेंट ने उन सम्मन्स को स्वीकार करने से मना कर दिया और साइन करने से मना कर दिया, एक्नॉलेजमेंट देने से मना कर दिया, या फिर किसी और वजह से सम्मन सर्व नहीं हो पाए। मतलब एक तरफ क्या है, एक तरफ ऐसी स्थिति जहां पे हमारा जो डिफेंडेंट है वो बदमाशी दे रहा है, उनको रिफ्यूज कर रहा है, और एक तरफ क्या सिचुएशन है कि किसी वजह से सर्विस नहीं हो पा रही है, डिफेंडेंट नहीं मिला या प्लेंटिफ को सही एड्रेस पता नहीं था, जो भी सिचुएशन, इन दोनों ही परिस्थिति में हमारा कोर्ट क्या करता है, दोबारा से सम्मन को इश्यू कर सकता है, दोबारा से सम्मन को जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बच्चे सर्विस की बात करूं, अगर मैं सम्मन के सर्विस की बात करूं, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको समझो। एक तो सर्विस की बात है रूल 9 के अंदर, और रूल 9 के अंदर कोर्ट ने जिम्मेदारी ली है और कोर्ट सर्विस कर रहा है, और वो सारे तरीके हैं कि कोर्ट का ऑफिसर सर्विस कर रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से हो रहा है, कोरियर से हो रहा है, फैक्स से हो रहा है, ईमेल से हो रहा है। यहाँ पे देखो प्लेंटिफ का कोई लेना देना नहीं, प्लेंटिफ ने अपना केस फाइल कर दिया, उसका काम खत्म। अब कोर्ट का काम है सर्विस कराना, वो करा रहा है। पर यही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ड्यूली सर्व्ड वाला, ड्यूली सर्व्ड वाला, कि कब कब किन किन परिस्थितियों में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि जो नोटिस है, जो हमारा सम्मन है, वो सर्व हो चुका है। या तो उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि भाई सम्मन सर्व हो गए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से गया, ऑफिसर लेके गया, उसने हस्ताक्षर करा लाया कि सर्विस हो गई है, तो यहाँ पे वो प्रिज्यूम कर सकता है कि नोटिस जो है ड्यूली, सम्मन जो है वो ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं। साथ ही साथ एक और आधार था कि अगर रिफ्यूज कर देता है, वो बंदा मिला बट उसने रिफ्यूज कर दिया, ऑफिसर गया उसको लौटा दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट वाला गया उसको लौटा दिया, कोरियर वाला गया उसको लौटा दिया, अगर ऐसी सिचुएशन है जब बंदा था पर उसने जानबूझ के रिफ्यूज किया, तो वहां पे भी ड्यू सर्विस को कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता था। दिस वॉज द सिचुएशन अंडर रूल 9। और रूल 9A के अंदर क्या हो रहा है, रूल 9A के अंदर सिचुएशन आ रही है जहां पे प्लेंटिफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है सर्विस की, तो इट इज ऑल अबाउट द प्लेंटिफ। वैसे प्लेंटिफ की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर वो खुद से एप्लीकेशन फाइल करके ऐसी जिम्मेदारी ले रहा है, और कोर्ट की भी कोई बाध्यता नहीं है कि ऐसा बोले प्लेंटिफ को करने को, डिस्पाइट द एप्लीकेशन। कोर्ट को अगर सही लगेगा तो प्लेंटिफ को बोलेगा। पर एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी ये रूल 9A इसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, इसमें जो प्रक्रिया फॉलो करनी है वो करनी ही है। ये एज ए एडिशनल पॉइंट किया जा सकता है कि यहाँ पे भी हम कुछ कर रहे हैं, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं, कोरियर से भेज रहे हैं, ऑफिसर को भेज रहे हैं, साथ के साथ प्लेंटिफ को भी ऐसा करने को बोल रहे हैं कि कल को अगर ये फेल हो जाए तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाए, जो भी सक्सेसफुल हो जाएगा उसके हिसाब से हम ड्यू सर्व मान लेंगे। तो एज ए एडिशन पॉइंट, एज ए एडिशनल मींस ऑफ सर्विसिंग माना जाएगा, कभी भी ये सोल मींस नहीं होगा, केवल ये इकलौता तरीका नहीं होगा कि इनमें से कुछ इस्तेमाल नहीं किया प्लेंटिफ के हाथ में पकड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट इज ऑलवेज अ एडिशनल मींस ऑफ सर्विस। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर यहां पे फेलियर भी होता है, सर्विस का फेलियर भी होता है, फिर वो चाहे फेलियर हो जिसमें डिफेंडेंट की कोई गलती हो या ना हो, जैसे सम्मन सर्व नहीं हो पाए, सम्मन नॉट सर्व्ड, जैसे इसमें डिफेंडेंट का कोई भी लेना देना नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, सर्विस की सर्विस नहीं हो पाई, नहीं मिला डिफेंडेंट या उसे पता नहीं मिला, जो भी हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में तो ड्यू सर्व की तो कोई प्रिजम्पशन लगती ही नहीं है, लगी नहीं सकती। पर अगर डिफेंडेंट ने जान पूछ के भी, ध्यान से सुन लेना,
अगर डिफेंडेंट ने जानबूझ के भी संबंध को रिफ्यूज किया, पर वो रिफ्यूज किया प्लेंटिफ को, तो यहां पर भी कोई भी ड्यू सर्विस की प्रिजम्पशन नहीं लगेगी। तो रिफ्यूजल की भी स्थिति में ड्यू सर्व की प्रिजम्पशन लगती नहीं है। केवल और केवल एक स्थिति हो सकती है जहां पे प्लेंटिफ ने सर्विस की है और ड्यू प्रिजम्पशन लग जाए, ड्यू सर्विस की प्रिजम्पशन लग जाए, और वो है जब प्लेंटिफ एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा। जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में दो सिचुएशंस थी जहां पे ड्यू सर्विस की प्रिजम्पशन हो सकती थी, या तो एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि सर्विस हो गई है, या फिर रिफ्यूजल आ जाए। पर यहाँ पे रिफ्यूजल वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम प्लेंटिफ पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो सच बोल रहा है। हो सकता है झूठ बोल दे कि उसने लिया नहीं। तो दैट इज द रीजन कि रिफ्यूजल के बेसिस पे हम ड्यू सर्विस की प्रिजम्पशन नहीं लगाते रूल 9A के अंदर। रूल 9 के अंदर लगाते हैं, रूल 9A के अंदर नहीं। 9A के अंदर केवल केवल एक स्थिति, सर्विस की एक्नॉलेजमेंट, केवल यहीं पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस जो इन दो रूल्स के बीच में है। ठीक है, अब देखो बच्चे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 जो है वो मोड ऑफ सर्विस के बारे में बात करता है। मोड ऑफ सर्विस बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। ये कहता है कि कोई भी सम्मन जो है जिसकी सर्विस होनी है, उसको या तो डिलीवर किया जाता है या टेंडर किया जाता है। डिलीवर का मतलब होता है जब पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, मैंने दिया आपने लिया। जैसे आपने डोमिनोज पे ऑर्डर किया, स्विगी पे ऑर्डर किया, तो पिज्जा वाला आता है और आप उसको ले लेते हो ना, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। द एंटायर प्रोसेस, देना एंड लेना। टेंडर का मतलब होता है कि दिया बट लिया नहीं गया। तो अगर डोमिनोज वाला आपके गेट पे आया और आपको पिज्जा दिखाया, आपको पसंद नहीं आया और आपने लौटा दिया, दैट इज कॉल्ड टेंडरिंग, कि पेश किया जाना बट नॉट रिसीव्ड। तो सर्विस की जो संबंध है इन दोनों में से किसी भी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना वो उसको एक्सेप्ट करे। अब भाई डिफेंडेंट को हम तो दे रहे थे, उसने लिया नहीं, तो वो तो डिलीवरी नहीं कहला सकती, वो तो टेंडरिंग कहलाएगी। तो ये दोनों सर्कमस्टांसेस कवर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सम्मन। और एक बात और, ये बच्चे मैंने अभी तक आपको बात नहीं बताई, जब भी हम डिफेंडेंट को जो बेचते हैं, जो दस्तावेज देते हैं ना, वो हमेशा एक कॉपी होती है। जो ओरिजिनल सम्मन है ना, उसकी कॉपी होती है। कभी ओरिजिनल सम्मन नहीं भेजा जाता डिफेंडेंट के पास, ओरिजिनल सम्मन कोर्ट के पास ही रहता है। वो जो ओरिजिनल संबंध होता है, जैसे जब भी आप, भगवान ना करे कभी आप पे सर्विस हो पर अगर ऐसा होता है, तो आप देखना कि अगर कोर्ट का ऑफिसर आएगा तो एक कॉपी तो वो आपको दे देगा, दैट वुड बी दी कॉपी, ओरिजिनल नहीं होगा। और एक पे वो साइन ले लेगा आपके, जिस पे वो साइन लेता है, दे आर दी ओरिजिनल समन्स। वो कोर्ट का रिकॉर्ड का पार्ट होते हैं, जो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेंगे आगे जाके। ठीक है, तो हमेशा जो दी जाती है संबंध के अंदर, वो एक कॉपी होती है जिसपे साइन होते हैं हमारे जज साहब के और किसी ऑफिसर के जिनको भी अपॉइंट किया जा सका है, और कोर्ट की सील लगी होती है। बस इतनी सी बात है, ये रिपीटेशन है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। बस इस रूल से ये वाला पॉइंट बड़ा क्लियर हो जाता है कि इट इंक्लूड्स बोथ डिलीवरिंग एज वेल एज टेंडरिंग। और हमेशा क्या भेजा जाता है, कॉपी। तो इन दो चीजों के लिए आप इस रूल को इस्तेमाल कर सकते हो। अब रूल नंबर 11 जो है, वो बच्चे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में प्रिज्यूम करता है जहां पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट है। अभी तक हम प्रिज्यूम करके क्या चल रहे थे कि एक डिफेंडेंट है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब यहाँ पे सर्विस हो रही है जहां पे कई सारे डिफेंडेंट इन्वॉल्व हैं। कई सारे का मतलब 2 3 4 5 10 जो भी है, जितना भी हो। ठीक है, तो ये वाला हमारा कहता है कि जहां पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट इन्वॉल्व है, तो हर एक डिफेंडेंट पे सर्विस होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन दो डिफेंडेंट्स के बीच में कुछ भी रिश्ता हो, वो कितने भी क्लोज हो, डजंट मैटर, यू हैव टू सर्व ईच एंड एवरी डिफेंडेंट। तो मानो अगर 4 डिफेंडेंट हैं, डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 3 एंड डिफेंडेंट नंबर 4, आपको इसको भी सम्मन भेजना है अलोंग विद द कॉपी ऑफ द प्लेट, इसको भी, इसको भी, इसको भी। भले ये दोनों भाई ही क्यों ना हो, भले ये दोनों पत्नी पत्नी क्यों ना हो, भले ये दोनों बाप बेटे क्यों ना हो, डजंट मैटर। जिस भी डिफेंडेंट के खिलाफ आप सर्विस नहीं करोगे, उसके खिलाफ आप कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते अनटिल एंड अनलेस वो सर्विस नहीं होगी। सो ईच डिफेंडेंट,
ईच एंड एवरी डिफेंडेंट, डिफेंडेंट्स आपस में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं एक्ट करते हैं, नहीं एक्ट करते हैं एज फार एज सर्विस ऑफ समवन इज कंसर्न। तो इस रूल के रूल नंबर 11 के बारे में बस ये ईच शब्द को रट लो, ईच शब्द को याद रख लो, ठीक है। छोटे छोटे से रूल्स हैं। अब नाउ कम टू रूल नंबर 12। यहां पे डिफेंडेंट को इन पर्सन सर्विस की बात हो रही है, जब ऐसा करना प्रैक्टिकेबल हो या फिर उसके एजेंट को। जहां पर भी ऐसा करना प्रैक्टिकेबल हो तो किसी भी सम्मन को डिफेंडेंट को ही भेजा जाना चाहिए। अगर उसने किसी एजेंट को एम्पावर कर रखा है, किसी एजेंट को अपॉइंट कर रखा है जो ऐसे किसी केस के बारे में उसके सम्मन्स को स्वीकार कर सकता है, तभी हमें किसी ऐसे एजेंट को कंसीडर करना चाहिए। तो बच्चे, अगर हम कभी भी, हमारे पास ऐसी चॉइस होगी कि हम किसको सर्विस करें, तो सबसे पहले नंबर पर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो डिफेंडेंट खुद होना चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल है, मतलब उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोशिश कर दी चाहिए कि डिफेंडेंट पे ही सर्विस की जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से करो रूल 9 के अंदर, बट इट हैज टू बी टू द डिफेंडेंट। केवल एजेंसी की परिस्थिति में, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने एजेंट को अपॉइंट किया है तो मतलब उसको पर्सनल अपीयरेंस में या फिर पर्सनल रिसीविंग में कोई दिक्कत होगी, बिजी बॉडी होगा या जो भी है, केवल ऐसी परिस्थिति में हमें डिफेंडेंट को छोड़ के किसी एजेंट पे सर्विस करनी चाहिए। तो मतलब डिफेंडेंट को छोड़ के किसी और पे सर्विस करना मस्ट बी आवर सेकंड प्रायोरिटी। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द डिफेंडेंट हिमसेल्फ, एंड दिस इज द रूल दैट कम्स आउट ऑफ नंबर 12। नंबर 12, ठीक है, छोटे छोटे से हैं, इसमें पूरा क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, बट इन लोगों, इन सारे रूल्स को आप लिख के अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो। अब देखो, रूल नंबर 3 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आजकल के जमाने में खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक बिजनेस और ट्रेड वाला टच है। देखो, सिविल लॉ पढ़ रहे हो, सिविल लॉ में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स किसी भी बिजनेस से ही निकल के आते हैं, व्यापार से ही निकल के आते हैं। हाँ, पर्सनल एक्शंस भी होते हैं, बट कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो देखो, रूल नंबर 30 ये बात करता है सर्विस करने की एजेंट पर, जिसके थ्रू हमारा जो डिफेंडेंट है वो बिजनेस कैरी ऑन करता है। ये बड़ा सिंपल सा है, आपने पढ़ा है, इस चीज को मैंने आपको समझाया है पहले भी। अगर कोई भी केस फाइल किया गया है जो केस किसी व्यापार से जुड़ा हुआ, किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है वो केस, किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और वो जो व्यक्ति है जिसका वो बिजनेस है, जिसके खिलाफ वो केस फाइल किया गया है, वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सम्मन है उसकी सर्विस की जा सकती है उस व्यक्ति के जिसका वो बिजनेस है, उसके किसी एजेंट पर या फिर उसके बिजनेस के मैनेजर पर, जो उस समय पर कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर काम कर रहा है। ऐसा होता है ना। अब जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी कंपनी है, पैन इंडिया लेवल की कंपनी है, अब उसकी हर जगह ब्रांचेस हैं, एक दिल्ली में है, दिल्ली में 4-5 हैं, इनफैक्ट मुंबई में 5-6 हैं, तो मानो 30,000 का कोर्ट जुडिक्शन ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो ब्रांच है उसकी, जो 30,000 की जुडिक्शन के अंदर आ रही है, तो उसमें कोई बंदा बैठ के बिजनेस चला रहा है ना उसके बिहाफ पे, तो उसका जो मैनेजर है उसको सर्विस कर दो, भले ही उसको स्पेशली अपॉइंट नहीं किया गया ऐसे किसी सर्विस को स्वीकार करने के लिए। देखो, इससे पहले वाले जो रूल्स हैं, जैसे रूल नंबर 12 था, वहां पे जब हम एजेंट शब्द को इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस डिफेंडेंट ने चुना है फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, कि उसका भाई, उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप मेरे बिहाफ पे समन्स को स्वीकार कर सकते हो, तभी वो एजेंट की डेफिनेशन में गिर सकता है और तभी उस पर सर्विस की जा सकती है। पर यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी बंदा कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर उस बिजनेस को कर रहा है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन आप उस पर सर्विस कर सकते हो, भले ही उसको ऐसी कोई अथॉरिटी या पावर नहीं दी गई। पर ऐसा करने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि वो जो केस है वो उस बंदे के खिलाफ उसकी पर्सनल कैपेसिटी में ना हो, कि उसने किसी के साथ धोखाधड़ी कर ली। इट हैज टू बी रिलेटेड टू द बिजनेस, जिसी बिजनेस को वो एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी जुरिसडिक्शन के अंदर।
तो अगर कोई केस है जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति ने जूता खरीदा, उसका जूता खराब हो गया, तो दैट इज द केस दैट इज आउट ऑफ द बिजनेस, जो शू बिजनेस वो कंडक्ट कर रहा है. So in that scenario, the case is related to the business. The agent is conducting the business, वही वाला within the jurisdiction of the court. तो ऐसी सिचुएशन में उस पे सर्विस की जा सकती है. एंड दिस रूल नंबर 13 ऐसा करने की आपको आजादी देता है. इसमें बस एक छोटी सी बात है कि अब जैसे शिप है, जैसे कोई भी शिप है, तो उसका जो मास्टर होता है, मास्टर को आप ऐसे समझ लो जैसे बस होता है ना, बस का कंडक्टर होता है, तो ऐसे ही शिप का एक मास्टर होता है. तो उस मास्टर को एजेंट माना जाता है उस व्यक्ति का जो शिप का मालिक है. तो अगर वो शिप का जो मास्टर है वो आपकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है, तो आप उस पे सर्विस कर सकते हो, और उस पे जो सर्विस की गई है वो मानी जाएगी कि आपने शिप के मालिक पे सर्विस कर दी. तो अगर कोई भी केस है जो उस शिप से जुड़ा हुआ है, तो आप उस शिप के मास्टर पे सर्विस कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस. मतलब एक एग्जांपल है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, ना पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो. बस सिंपल सी बात याद रखो कि किसी भी बिजनेस रिलेटेड केस में उस बिजनेस का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है विद इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, उस पर सर्विस की जा सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको स्पेशली ऐसे किसी संबंध को रिसीव करने के लिए अपॉइंट नहीं किया गया. द ओनली सिचुएशन इज, द ओनली रिक्वायरमेंट इज द केस हैज टू बी रिलेटेड टू दैट बिजनेस ओनली. उस बिजनेस से जुड़ा हुआ केस होना चाहिए. ठीक है, दिस इज रूल 30. नाउ कम टू रूल 14. ठीक है, दिमाग बनाए रखना बच्चों. ठीक है, आज आपका टेस्ट है. ठीक है, अब ये जो रूल 14 है वो बात करता है सर्विस की एजेंट के ऊपर जो इंचार्ज है सूट्स का फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो 14 का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी. अभी तक ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आया. अब देखो सिविल केस है, सिविल केस तो मूवेबल प्रॉपर्टी के भी बारे में हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी हो सकता है. पर जो रूल नंबर 14 है, इट इज स्पेसिफिक टू द सिचुएशन जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी. तो देखो क्या बोला जा रहा है. जहां पर किसी भी केस के अंदर कोई भी रिलीफ मांगा जा रहा है, जो रिलीफ जुड़ा हुआ है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, या किसी भी तरीके का कोई भी कंपेंसेशन मांगा जा रहा है जो जुड़ा हुआ है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से. मतलब कोई भी ऐसा केस, मतलब सिंपल आम भाषा में बोलूं, कोई भी ऐसा केस या कोई भी ऐसा केस जिसका कॉज ऑफ एक्शन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज हो रहा हो. तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसी स्थिति आए कि वो जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है वो नहीं मिल पा रहा है, रूल 9 के हिसाब से उस पर सर्विस नहीं हो पा रही है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी व्यक्ति उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के चार्ज में होगा, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में केस फाइल हो रहा है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो भी व्यक्ति चार्ज में होगा उसको हम डिफेंडेंट का एजेंट मान लेंगे और उस पर सर्विस कर देंगे. पर ऐसा कब होगा, सीक्वेंस को समझो. जब डिफेंडेंट नहीं मिला होगा या फिर उसने किसी एजेंट को अपॉइंट नहीं किया होगा. अगर डिफेंडेंट मिल गया तो उसी को सर्विस करनी है, या फिर उसने अगर किसी एजेंट को अपॉइंट किया गया तो उसी को सर्विस करनी है. जब ये दोनों नहीं हो पाए हैं, only as a last resort, as the last option, you go to the person जो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के चार्ज में है. चार्ज मींस पोजेशन में है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको देखभाल कर रहा है. आप उसको सर्विस करो, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट कंप्लायंस. ठीक है, संबंध के सर्विस की. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्टेक्स्ट हो गया. अब देखो बच्चे रूल नंबर 15. रूल नंबर 15 के बाद 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, परेशान मत हो. रूल नंबर 15 और पढ़ो. यहां पे ये बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे ऐसी परिस्थिति की बात हो रही है जहां पे किसी संबंध की सर्विस की जा रही है किसी एडल्ट मेंबर पे, किसी एडल्ट मेंबर पे. एडल्ट का मतलब 18 साल से बड़े व्यक्ति पे जो डिफेंडेंट की फैमिली का है, परिवार का है. तो अगर किसी भी केस के अंदर डिफेंडेंट नहीं मिल पा रहा है, वो अपने घर पे मौजूद नहीं है, ठीक है, जब भी संबंध की सर्विस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसा लग रहा है सारी परिस्थितियों को देख के कि डिफेंडेंट नहीं मिल पाएगा किसी भी वजह से, जैसे हो सकता है वो कहीं बाहर चला गया है,
या फिर लग रहा है कि वो जानबूझ के बदमाशी दे रहा है कि हमें देख के भाग जाता है, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है। और साथ साथ ऐसी भी परिस्थिति बन गई है कि उसका कोई एजेंट भी उपलब्ध नहीं है कि उसके बदले उसके एजेंट को सर्विस कर दे। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी कि डिफेंडेंट भी नहीं मिल पा रहा है और उसका एजेंट भी नहीं है, लगभग वही सिचुएशन जो 14 के अंदर थी। जब हम इमोबल प्रॉपर्टी के चार्ज वाले बंदे को देख रहे थे, हम ये तो कह रहे थे कि ना ही डिफेंडेंट मिल रहा है ना ही उसका कोई एजेंट मिल रहा है। यहाँ पे भी लगभग वही है कि ना ही डिफेंडेंट मिल रहा है ना ही एजेंट मिल रहा है। यहाँ पे बस कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया कि हम उसके घर सर्विस करने जा रहे हैं और घर पे डिफेंडेंट मिल नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके घर में अगर कोई भी एडल्ट मेंबर उपलब्ध है जिस समय पे हम सर्विस करने गए हैं, चाहे वो व्यक्ति आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों में से कोई भी हो, जो उस घर में उस डिफेंडेंट के साथ रहता है, पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, चाचा मामा ताऊ ताई जो भी है, ये जरूरी है कि वो परिवार का हो और उसके साथ रहता हो, दोनों जरूरी है। तो ऐसा है तो सर्विस जो है इस एडल्ट मेंबर पे की जा सकती है, पर घर का नौकर, घर का सर्वेंट नहीं माना जाएगा, ना ही फैमिली का मेंबर माना जाएगा, और मतलब साथ तो शायद रहता हो बट फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। तो सर्वेंट को दी गई सर्विस मान्य नहीं होगी इस रूल के अंदर। तो डिफेंडेंट नहीं है, एजेंट नहीं है, तब जाके किसी एडल्ट को, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, आप सर्विस कर सकते हो। उसकी फैमिली का होना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। तो दोनों रिक्वायरमेंट जरूरी है, फैमिली का भी होना, साथ में रहना। पहले बच्चे इस एडल्ट में लिखा हुआ था एडल्ट मेल मेंबर, तो केवल आदमियों को आप सर्विस कर सकते थे, बट नाउ दिस हैज बीन करेक्टेड। नाउ दी सर्विस कैन बी मेड टू मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों को किया जा सकता है, बस वो एडल्ट होने चाहिए, मतलब 18 से ऊपर होने चाहिए। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट की शांति ले लो, मुझे ये बताओ कि समझ में आया है? वाई टाइप करो बच्चे चैट बॉक्स में, आर यू ऑल क्लियर? हाँ इजी है ऑर्डर, बस थोड़ा सा लेंदी है। ऑर्डर कंपैरेटिवली इजी है और मजेदार है। आप वही है, कहानी है, आपको धीरे धीरे सारे ऑर्डर इजी लगने लगेंगे, बस वो स्टोरी समझने वाली बात है, इसकी आपको समझ में आ रही है इसलिए इजी लग रहा है। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 21:30 हो रहे हैं, 21:32 पे दोबारा शुरू करूंगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्पेस दे दो। चलो बच्चे शुरुआत करते हैं दोबारा से, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट रूल है दैट इज रूल नंबर 60। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चे? एक्नॉलेजमेंट के साइन की बात हो रही है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजरल सा रूल है, यहाँ पे साइन करने होंगे एक्नॉलेजमेंट के ऊपर। ये बात आपको पहले से पता है, मैं बता चुका हूं। जहां पे भी कोई भी सर्विंग ऑफिसर डिलीवर करता है या टेंडर करता है समन्स को डिफेंडेंट पर पर्सनली, या फिर उसके किसी एजेंट पर, या फिर किसी भी ऐसे फैमिली मेंबर वगैरह पर, जिसके भी सम्मन दिया जा सकता है, जिसको भी हमने अभी तक पढ़ा है, ये जिम्मेदारी होती है उस ऑफिसर की कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वो सम्मन सर्व कर रहा है, उसके हस्ताक्षर ले ले।
ठीक है, उसके हस्ताक्षर ले ले और उससे एक्नॉलेजमेंट ले ले कि भाई हमने सम्मन सर्व कर दिए हैं, कि हमने सम्मन प्राप्त कर लिए हैं। तो उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए, ऐसी एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए। और इसी एक्नॉलेजमेंट की चर्चा बच्चे हम लोग कर रहे थे रूल 9 के अंदर, कि इस एक्नॉलेजमेंट के आधार पर कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि जो नोट हमारे समन्स हैं वो ड्यूली सर्व हो गए हैं। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट लेने की जिम्मेदारी है रूल नंबर 16 के अंदर। नाउ कम टू रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 बच्चे प्रोसीजर बताता है जहां पे डिफेंडेंट मना कर देता है सर्विस को एक्सेप्ट करने से, या फिर वो मिल नहीं रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। वैसे इसका एक कॉन्सिक्वेंस तो हम पढ़ चुके हैं रूल 9 के अंदर, कि अगर रिफ्यूजल की स्थिति है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रिज्यूम कर सकता है कि समन्स ड्यूली सर्व हो गए हैं और अपने केस के साथ आगे बढ़ सकता है। पर जो हमारा रूल 17 है वो उस बात को उससे भी आगे लेके जाता है। आप इसके रूल का साइज देख के ही पता लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या लिखा होगा। ठीक है, पर बड़ा सिंपल सा है, मेरी मेरे मेरे को बस फॉलो करो। ठीक है, जहां पे हमारा कोई भी डिफेंडेंट या उसका कोई भी एजेंट या कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब डिफेंडेंट मिल गया उसने मना कर दिया, उसका एजेंट मिल गया उसने मना कर दिया, उसके फैमिली मेंबर मिल गया उसने मना कर दिया, उसकी इमोबल प्रॉपर्टी का चार्ज में जो बंदा था उसने मना कर दिया, उसके बिजनेस का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने मना कर दिया, मतलब जिसको भी हम सम्मन सर्व कर सकते थे उसने मना कर दिया उनको स्वीकार करने से और वो एक्नॉलेजमेंट देने से कि भाई हमने स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है, और सारी अपनी तरफ से सारी ध्यान रखने के बाद, सब सारी कोशिश करने के बाद, अगर ऐसा है कि डिफेंडेंट मिल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, अगर उसका कोई एजेंट भी उपलब्ध नहीं है या फिर कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है जिसपे उस डिफेंडेंट के बिहाफ पे सर्विस की जा सके, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, द वेरी लास्ट ऑप्शन उस ऑफिसर के पास होगा कि वो उन सम्मन्स की एक कॉपी को चिपका देगा उस डिफेंडेंट के घर के दरवाजे पर या फिर किसी और भाग में जहां से भी उसको देखा जा सके, या फिर उसके किसी बिजनेस करने की जगह पर, या फिर जहां पे भी उसका दुकान है, जहां पे भी वो आता जाता है। और उसके बाद कोर्ट में ओरिजिनल को वापस कर देगा और उसमें लिखेगा ये ऑफिसर, क्योंकि डिफेंडेंट ने मना कर दिया, क्योंकि एजेंट ने मना कर दिया, क्योंकि तीसरे व्यक्ति ने मना कर दिया, या फिर क्योंकि डिफेंडेंट नहीं मिला, या फिर एजेंट नहीं मिला, या तीसरा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने उस नोटिस को अफिक्स कर दिया है उसके बिजनेस की जगह पर या उसके घर की जगह पर, रेसिडेंस की जगह पर। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वो जो अफिक्स करे अपनी तरफ से कोशिश करे कि अगर कोई व्यक्ति मौजूद है वहां पे जो विटनेस बन सकता है इस बात का, उसको भी अपने साथ ले ले, मतलब साथ ले ले मतलब कोर्ट ना ले आए, उसके सामने चुपकाए और उससे भी लिखवा ले कि मेरे सामने इन्होंने ऐसा करके चुपकाया है, और उनका नाम पता ले ले कि कल को जरूरत पड़ेगी तो उनको बुला लेंगे। तो कहने का मतलब जो हमारा रूल नंबर 17 है वो लास्ट रिजॉर्ट है। पर बच्चे याद रखना, हम कौन से तरीके की बात कर रहे हैं सर्विस की, चाहे रूल 16 हो चाहे रूल 17 हो, जहां पे कोर्ट का ऑफिसर सम्मन की सर्विस करने आया है। ऐसा कब होता था, रूल 9 को याद करो, जब डिफेंडेंट या उसका एजेंट कोर्ट की लोकल जुडिक्शन के अंदर मौजूद होता था, तो कोर्ट का ऑफिसर सर्विस करने जा सकता था, कोई जरूरी नहीं था कि रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो या कोरियर करो। तो रूल 16 और 17 दोनों ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पे कोर्ट का ऑफिसर सर्विस करने गया है सम्मन को। दिस इज द पहली बात। रूल 17 कह रहा है कि ये जो ऑफिसर सर्विस करने गया, इसको डिफेंडेंट ने मना कर दिया, उसके एजेंट ने मना कर दिया, तीसरे व्यक्ति ने मना कर दिया, या उन तीनों में से कोई मिला ही नहीं, तो ये उसके घर पे या बिजनेस पे उसको चिपका के आ जाएगा विद दी विटनेसेस। ये काम पोस्ट ऑफिसर पोस्टमैन नहीं कर सकता कि पोस्ट से आया आप नहीं मिले तो आपके घर पे चिपका गया, नहीं। दिस ऑथोरिटी इज ओनली विद द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो सम्मन को सर्व करने, और किसी के पास नहीं है, ना ही कोरियर वाले के पास है, ना ही प्लेंटिफ के पास है रूल 9A के अंदर।
ये अफिक्सेशन की जो पावर है एज द लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज ओनली फॉर द ऑफिसर। बाकी सब लोग को रिफ्यूज कर दिया तो वो वापस आ जाते हैं विद द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफ्यूजल, और वो सक्षम होती है कोर्ट के लिए प्रिज्यूम करने के लिए कि ड्यूली सर्विस हो गया है। पर यहां पर रिफ्यूजल होने के बाद, एक्नॉलेजमेंट के बाद भी उसको चुपका के आ सकते हैं एज ए लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि यहां पे दोनों सिचुएशंस का वर्ड है। रिफ्यूजल की भी सिचुएशंस का वर्ड है और ऐसी भी सिचुएशन है जहां पे कोई मिला नहीं, तो एफिक्सेशन एक अच्छा काम करेगा। अगर उनने मना किया तो उनको दिखेगा कि भाई दिस इज द डिटेल्स, कि अब भी सुधर जाओ, आ जाओ। और अगर कोई मिला ही नहीं तो कल को शायद कोई घर आए, कोई बिजनेस पे जाए तो वो देख लेगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। पर इसको बच्चे लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफेंडेंट को आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की और आप चुपका के आ गए क्योंकि आसान है ना, नहीं, ऐसा भी मिसयूज करते हैं लोग। तो कोर्ट देखेगा दैट यू यूटिलाइज रूल नंबर 17 एज ए लास्ट रिजॉर्ट, तभी इसको एक्सेप्ट करेगा। रूल नंबर 18 है वो टाइम, समय और तरीके के बारे में बात करता है, समय और तरीका सर्विस का। जो हमारा सर्विंग ऑफिसर है, फिर उसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहां पे कोर्ट का ऑफिसर सर्विस करने गया है। तो जहां पे जो हमारा सर्विंग ऑफिसर है, जब भी वो सर्विस करेगा रूल 16 के अनुसार, ठीक है, तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो ओरिजिनल समन्स पे एंडोर्स करेगा वो समय, जिस समय उसने उसको सर्विस किया, और वो तरीका, जिस तरीके से उसने उनको सर्विस किया, ठीक है। और नाम और पता, ध्यान से देखना, नाम और पता उन लोगों का जिसको सर्विस की है, क्योंकि हो सकता है डिफेंडेंट के अलावा किसी को सर्विस की हो, एजेंट को की हो, फैमिली मेंबर को की हो, या कोई व्यक्ति जो पोजेशन में है उसको की हो, तो उस व्यक्ति का नाम भी लिखना पड़ता है जिस व्यक्ति को सर्विस की है। अगर उस सर्विस का कोई विटनेस है जिसने देखा है सर्विस होते हुए, तो उसको भी नाम पता लिख देंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है कोर्ट के ऑफिसर की कि किस समय पे सर्विस हुई। अगर सर्विस सक्सेसफुल हो गई है, रूल नंबर 17 के अंदर तो हो नहीं पाई थी इसलिए अफिक्स कराए थे, रूल नंबर 16 के अंदर तो हो रही थी सर्विस, तो अगर सर्विस सक्सेसफुल हो गई है तो समय, तरीका, किसको सर्विस की और किसके सामने की, ये चार डिटेल्स आपको अपने एंडोर्समेंट में लिखनी होती है हमारे सर्विंग ऑफिसर को। दिस इज रूल नंबर 18। नाउ कम टू रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 बात करता है इसी सर्विंग ऑफिसर के एग्जामिनेशन की, कि कोर्ट ऑफ लॉ इसका एग्जामिनेशन कर सकता है अगर कभी भी समन रिटर्न हो जाए रूल 17 के अंदर, क्योंकि मतलब सर्विस तो हो नहीं पाई, अफिक्सेशन करके आए हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सर्विंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट के सामने एक एफिडेविट फाइल करता है। जब भी सर्विस करने में फेल हो जाता है ना सर्विंग ऑफिसर, और वो चुपका के आता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट रूल 17 के अंदर, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल करता है जिसमें वो सारी सर्कमस्टांसेस, सारी सिचुएशन लिखता है कि उसने डिफेंडेंट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, नहीं मिला, उसका परिवार का कोई नहीं मिला, एजेंट कोई नहीं मिला, या वो लोग मिले पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। इन सारी बातों को वो एफिडेविट में लिख के सारी डिटेल्स के साथ कोर्ट के सामने पेश कर देता है। अगर किसी भी सर्विंग ऑफिसर ने ऐसे एफिडेविट को फाइल किया है, तो कल को अगर कोर्ट को कभी भी जरूरत पड़ी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए, या कभी भी डिफेंडेंट ने कल को कोर्ट के सामने आके सवाल उठाया कि मेरे सामने तो आया ही नहीं था ये सर्विंग ऑफिसर, या मेरे घर पे तो कहीं नहीं चुपकाया, तो उससे सवाल जवाब कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ, उसको कटघरे में खड़ा करके उस सर्विंग ऑफिसर को, भले ही उसने एफिडेविट फाइल किया था। और अगर उसने एफिडेविट फाइल नहीं किया था तो उसको आना ही आना होगा और अपनी सफाई देनी ही पड़ेगी। तो एफिडेविट तो फाइल करना ही करना है, पर उसके बाद भी कोर्ट अगर चाहे तो उसको बुला सकता है और उससे सारी जानकारियां निकलवा सकता है कि भाई आपको कौन मिला था, किसको आपने सर्विस करी थी, किसने आपसे मना किया था। तो ये सब जिम्मेदारियां हमारे सर्विंग ऑफिसर की होती हैं। तो कोर्ट की जो पावर है वो सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन करने तक जाती है। अब आप देखो, समन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि किसी भी डिफेंडेंट का वो बहुत नुकसान कर सकता है। क्योंकि अगर इस अफिक्सेशन की स्थिति में, मान लो फॉर ए सेकेंड, इस अफिक्सेशन की स्थिति में उस सर्विंग ऑफिसर के एफिडेविट पे रिलाय करके कोर्ट ऑफ लॉ ने मानो मान लिया
कि ड्यूली सर्व्ड हो गया है नोटिस वो सम्मन, और वो एक्स पार्टी बढ़ गया। अब कल को डिफेंडेंट आया और उसने कहा कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला, तो ऐसी सब सिचुएशन में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर डिफेंडेंट की बात मान भी लें कि उसके साथ गलत हुआ है, तो शुरू से दोबारा ट्रायल चलाना पड़ेगा, और अगर नहीं माने तो चांसेस रहते हैं कि किसी के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो स्टेक बहुत हाई होते हैं। दैट इज द रीजन कि हमें बड़ा ही जिम्मेदारी से इस काम को करना होता है। इसलिए सर्विंग ऑफिसर का एग्जामिनेशन तक पॉसिबल है। तो जितने भी मैंने आपको रूल पढ़ाए, रूल नंबर 16, 17, 18, 19, दे वर ऑल अबाउट द सर्विंग ऑफिसर। तो ये एक ग्रुप बना सकते हो आप अपना छोटा सा नोट्स के अंदर, दिमाग के अंदर, कि भाई दी ये रूल्स हैं जो किसी भी सर्विंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां और लाइबिलिटीज बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके समझ लो। अब बच्चे हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा, और गलत नहीं होगा अगर मैं कहूं सबसे महत्वपूर्ण रूल्स में से एक पे, और वो है रूल नंबर 20, जो बात करता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत पीसफुली समझना। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, ये कॉन्सेप्ट ही निराला है। इस पे शॉर्ट नोट आने के चांसेस बने रहते हैं, और अगर नॉर्मल सर्विस पे भी लिख रहे हो आंसर, देन दिस इज द पॉइंट दैट यू मस्ट मेंशन, क्योंकि इसके बिना कहानी हमेशा अधूरी होगी। देखो, अगर बच्चे कोर्ट ऑफ लॉ कभी भी सेटिस्फाई हो जाता है कि ये मानने की वजह है, उसे ऐसा विश्वास है कि जो हमारा डिफेंडेंट है वो बदमाशी दे रहा है, जानबूझ के वो भाग रहा है कि सम्मन की सर्विस हो ना पाए, जिससे कि कार्यवाही आगे ना बढ़ जाए, या फिर उसको लग रहा है कि किसी और वजह से बार बार कोशिश करने के बावजूद सम्मन सर्व नहीं हो पा रहे हैं, भले उसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, पर सम्मन सर्व हो नहीं पा रहे हैं। कभी डिफेंडेंट नहीं मिल रहा, घर बंद मिल रहा है, उसका अता पता नहीं मिल रहा। तो दोनों परिस्थितियां, या जब डिफेंडेंट जानबूझ के बदमाशी दे रहा है, या फिर बिना बदमाशी के सम्मन सर्व नहीं हो पा रहे हैं, इन दोनों परिस्थितियों में कोर्ट की बाध्यता है, कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्डर जारी करता है कि वो जो सम्मन्स हैं उनकी एक कॉपी को चिपकाया जाएगा। सबसे पहले कहां चिपकाया जाएगा? कोर्ट के अंदर। सबसे पहले उसको कोर्ट के अंदर चिपकाओगे, एक नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर चिपकाओगे। उसके बाद उसको चिपकाओगे डिफेंडेंट के घर पर या प्लेस ऑफ बिजनेस पे, अगर आपको पता है तो कि वो कहां रहता है, कहां वो काम करता है, तो दूसरे नंबर पर आप उसको वहां पे चिपकाओगे। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है कोर्ट ऑफ लॉ के पास, जब कोर्ट को लगे कि डिफेंडेंट बदमाशी दे रहा है या सारी जो हमने ऑप्शंस दिए गए हैं रूल 9 के अंदर उन सबका इस्तेमाल करके भी सर्विस नहीं हो पा रही है, तो वो अफिक्सेशन का ऑर्डर दे सकता है, एक कॉपी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और एक कॉपी हमारे डिफेंडेंट के घर पर या उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस पर। अब आप सभी लोग सोच रहे होगे सर अफिक्सेशन की बात तो अभी भी हमने पढ़ी थी, वो कोर्ट ऑफिसर भी कर रहा था ऐसा काम, रूल 17 हमने पढ़ा था सर। बच्चे वो एफिक्सेशन कौन कर रहा था? ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर कर रहा था, वहां पे कोर्ट का कोई रोल नहीं था। सर्विंग ऑफिसर अपनी डिस्क्रिशन से जब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जा रही थी, मतलब जब उसको डिफेंडेंट मिल नहीं रहा था या डिफेंडेंट मना कर रहा था, तब कर रहा था। कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था। रूल 20 के अंदर कोर्ट ऑर्डर जारी कर रहा है कि आपको एफिक्सेशन करना है। रूल 17 के अंदर एफिक्सेशन केवल और केवल डिफेंडेंट के घर पे या उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे था। यहां पे एफिक्सेशन कोर्ट ऑफ लॉ में भी है और उसके घर पे भी है। तो ये छोटा सा फर्क है एफिक्सेशन में, पर एफिक्सेशन ही सब कुछ नहीं है। और देखो, अगर रूल नंबर 1 के अंदर कोई भी कोर्ट, सब रूल 1 के अंदर कोई भी कोर्ट एक्ट कर रहा है, तो उसके पास एक और ऑप्शन है, एक और बहुत अच्छा तरीका है कोर्ट ऑफ लॉ के पास। अगर कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि ये एफिक्सेशन वगैरह से बात नहीं बनने वाली, एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं। एक न्यूज़पेपर के अंदर उस सम्मन को छाप देते हैं, तो पता चल ही जाएगा। ये बड़ा यूज किया जाता है ऑप्शन। अगर कोर्ट इस ऑप्शन को चुन रहा है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वो उस न्यूज़पेपर को चुनेगा जो उस एरिया में सर्कुलेट होता है, जिस एरिया में लगता है कि मजिस्ट्रेट रहता है या वो काम करता है। और दूसरा, वो एक न्यूज़पेपर होना चाहिए जो डेली सर्कुलेशन का हो। डेली सर्कुलेशन का मतलब क्या है? दैनिक अखबार हो। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन आ रहा है, महीने में एक दिन आ रहा है। डेली सर्कुलेशन का हो, उस एरिया में हो जहां पे डिफेंडेंट के होने के चांसेस हैं। तो उस ऐसे किसी न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट निकाल के सर्विस की जा सकती है। तो हमने दो ऑप्शंस पढ़े बच्चे। रूल नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा अफिक्सेशन। अफिक्सेशन। रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। इन दो तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कब कब? जब डिफेंडेंट बदमाशी दे रहा है या डिफेंडेंट सारी कोशिशों के बावजूद नहीं मिल पा रहा है। पर बच्चे सबसे महत्वपूर्ण बात इस रूल की है सब रूल नंबर 2, क्योंकि वो बताता है कि ये जो हमने सर्विस की, ये दोनों ही तरीके जो मैंने आपको बताए ना, अफिक्सेशन और न्यूज़पेपर वाले, ये बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड तरीके। क्योंकि जो मेन तरीके हैं वो कहां बताए हैं? रूल 9 के अंदर। तो ये है सब्स्टिट्यूटेड तरीके। जब मेन तरीके काम नहीं करते हैं तब आते हैं हम इन सब्स्टिट्यूटेड तरीकों पे। तो इन सब्स्टिट्यूटेड तरीकों का प्रभाव क्या है, इनका इफेक्ट क्या है, ये हमको बताता है ये सब रूल नंबर 2। ध्यान से देखना बच्चे, फर्क करना खुद से। ये जो सर्विस की जाती है इन सब्स्टिट्यूटेड तरीकों से, ये उतने ही इफेक्टिव होंगे जैसे कि वो सर्विस की गई है डिफेंडेंट को पर्सनली। मतलब ये भाषा से और अच्छी भाषा में इस्तेमाल करूं कि सब्स्टिट्यूटेड तरीके भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं, उतने ही कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं जितने की बाकी के आम तरीके जिनको हमने रूल नंबर 9 के अंदर पढ़ा। तो जितनी इफेक्टिव रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सर्विस होती है, जितनी इफेक्टिव सर्विस सर्विंग ऑफिसर के द्वारा सर्विस होती है, जितनी इफेक्टिव कोरियर सर्विसेज के द्वारा हो सकती है, उतनी ही इफेक्टिव ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस मानी जा सकती है। मतलब एफिक्सेशन और एडवर्टीजमेंट माना जा सकता है। ये खाली दो नहीं है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, पर ये दो को प्रोमिनेंटली लिखा गया है, इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो कोई फर्क नहीं है एक नॉर्मल सर्विस में जो रूल 9 के अंदर हो रही है और इस सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में जो इस रूल 20 के अंदर हो रही है। दोनों के कॉन्सिक्वेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों उतनी इफेक्टिव है। ठीक है? इफेक्टिव होने का मतलब क्या है? उनके आधार पर अगर कोर्ट चाहे तो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि जो समन्स हैं वो ड्यूली सर्व हो गए हैं। और इसका मतलब क्या है कि एक बार जब कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि समन ड्यूली सर्व हो गए हैं, तो वो अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट एक्स पार्टे आगे बढ़ सकता है। तो वो प्रभाव यहां पे भी आ जाता है। फिर पढ़ो सब रूल नंबर 3। जहां पे जो ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है, इसमें यह जरूरी है कि एक समय निर्धारित करना चाहिए। वो तो सभी संबंध में होता है कि किस समय पे डिफेंडेंट को आना पड़ेगा। पर इसमें एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात है कि जब भी सर्विसेज इन तरीकों से होती है, न्यूज़पेपर के थ्रू होती है या फिर एफिलिएशन से होती है, तो समय थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा दिया जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिफेंडेंट को थोड़ा सा देर में पता चले, तो उस बात को लिखा नहीं है, कंसिडरेशन में रखा जाता है। ठीक है? ठीक है, ऐसे जैसे भी उसको जरूरत लगे। तो कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के जो भी तरीके हमने पढ़े हैं, ये तरीके उतने ही इफेक्टिव है। भले ही सुनने में कितने अजीब लग रहे हैं कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, या फिर उसके घर पे चिपका दिया, अब जब वो घर पे मिल नहीं रहा तो कैसे देखेगा? तो हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता है कि डिफेंडेंट को इन सब के बावजूद भी ना पता चले। पर बच्चे केवल इस वजह से हम किसी को रोक के तो नहीं बैठ सकते ना। जिंदगी भर किसी डिफेंडेंट का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। अगर हमने पूरी कोशिश कर ली रूल 9A के अंदर, हो सकता है रूल 9A के 9 के अंदर, रूल 9A के अंदर हो सकता है प्लेंटिफ्स ने भी कोशिश कर ली हो। इन सबके भी बावजूद अगर कोई परिणाम नहीं आ रहा तो कोर्ट क्या करे? बैठा रहे, उसको रिजेक्ट कर दे केस को, इस वजह से कि डिफेंडेंट नहीं मिल रहा है, तो सब डिफेंडेंट गायब हो जाएंगे। बढ़ाना तो पड़ेगा ही बच्चे। उस सिचुएशन में हमने इसको लास्ट रिजॉर्ट रखा है। तभी तो बोल रहे ना सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, ये आखिरी में आएंगे, जब कुछ नहीं काम कर रहा तब ये काम करेंगे।
हाँ, एक्सपेंस बच्चे हमेशा समनिंग के पूरे प्रोसेस का वट एवर बी द मीन्स, वट एवर बी द प्रोसेस, प्लेंटिफ को ही उठाना होता है, वो एब्सोल्यूट रूल है। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 21 देखो, यहां पे बच्चे समन की सर्विस की बात हो रही है जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है किसी दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। अभी तक हमने इस बात को तो सोचा ही नहीं, हमने ये तो देखा थी कोई कोई भी व्यक्ति है अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर है तो उस पर ऐसे ऐसे सर्विस कर सकते हैं, ये सारे रूल्स हमने पढ़े, 50 माइल्स रूल पढ़ा, 200 माइल्स रूल पढ़ा, पर कभी हमने ये सोचा कि अगर वो इस कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं है तो किसी दूसरे कोर्ट के तो जुरिडिक्शन में होगा ही, ऑब्वियसली। ऐसा तो कोई जगह है ही नहीं कि जो किसी भी कोर्ट के जुरिडिक्शन में ना हो, तो जहां पे भी है वो किसी ना किसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में तो होगा ही। तो उसी के बारे में रूल 21 आता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो कोर्ट सम्मन को जारी कर रहा है उसकी लोकल जुडिक्शन के अंदर वो व्यक्ति नहीं है पर किसी और कोर्ट की जुडिक्शन में है, फिर वो चाहे कोर्ट जो कोई और कोर्ट है वो हो सकता है उसी राज्य के अंदर हो जिस राज्य का ये कोर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश का, या फिर हो भी सकता है वो किसी और राज्य का हो कि भाई ये कोर्ट सम्मन जारी करने वाला कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का है और जिस कोर्ट की जुडिक्शन में है वो कोर्ट बिहार का है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में सम्मन को सर्व किया जा सकता है इन सारे तरीकों को इस्तेमाल करके जो हमने मोटे तौर पर बच्चे रूल 9 के अंदर पढ़े थे, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल करके सर्विस की जा सकती है उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो बंदा है। तो ये जो कोर्ट है जो सम्मन जारी कर रहा है ये उस कोर्ट की सहायता मांगेगा कि भाई आपकी हमें सहायता चाहिए टू सर्व दिस सम्मन। और वो जो कोर्ट है जिसको ये जिम्मेदारी हमने दी है, जिसकी जुडिक्शन के अंदर वो व्यक्ति मौजूद है, वो रूल 9 के अंदर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी तरीका उसको इफेक्टिव लगे उसके हिसाब से उन नोटिस की सर्विस कर देगा। कितनी सिंपल सी बात है, मतलब खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेगा। ये तो हम करते ही है ना, कोर्ट एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी तो इतना बड़ा सिस्टम हम लोग डेवलप कर पाए, इतना बड़ा देश चला पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 21 को कैसे याद रखोगे कि कोर्ट एक कोर्ट की दूसरी कोर्ट की सहायता करना संबंध को सर्विस करने के लिए। अब रूल नंबर 22 जो है वो स्पेसिफिक है प्रेसिडेंसी टाउन्स के बारे में। बच्चे प्रेसिडेंसी टाउन्स का मतलब होता है मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, इन तीन तीन स्टेट्स के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई सम्मन इशू किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जो सम्मन है इन कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे की जुडिक्शन के बाहर आ रहा है, ठीक है, और ऐसे किसी सम्मन को सर्व करना है विद इन द जुडिक्शन ऑफ दीज 3 प्लेसेस। मतलब मानो सम्मन जारी कर रहा है कोई यूपी का कोर्ट, पर उसको सर्व किया जाना है कलकत्ता में, बंबई में या मद्रास में। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको सर्विस के लिए किसी आम सिविल कोर्ट के पास नहीं भेजो। मतलब अगर आप मद्रास की कोर्ट की सहायता चाहते हो या बॉम्बे के कोर्ट की सहायता चाहते हो या कलकत्ता कोर्ट की सहायता चाहते हो सर्विस कराने के लिए, तो आप ले सकते हो सहायता, पर किसी आम सिविल कोर्ट के पास मत भेजो। आपको भेजना होगा उन समन्स को कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के पास, क्योंकि इनकी जुडिक्शन सबसे क्लोज होती है, छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं, तो अगर इनमें से किसी की जुडिक्शन क्या है तो इनके बहुत करीब है, तो कंपैरेटिवली इनके लिए आसान है सर्विस करना। तो इन 3 एरिया में यू डोंट सेंड दी समन्स फॉर सर्विस टू द नॉर्मल सिविल कोर्ट बट टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, जिस भी स्मॉल कॉज की जुडिक्शन के अंदर वो व्यक्ति मौजूद है। बस इतनी सी बात है, दिमाग में रुकता है तो रोको, नहीं रुकता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 जो है वो बात करता है ड्यूटी की, कोर्ट की ड्यूटी की, उस कोर्ट की ड्यूटी की जिसको सम्मन भेजे गए हैं। अब देखो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये देखो साथ में पढ़ सकते हो आप, रूल नंबर 21, रूल नंबर 22, रूल नंबर 23। अब ये ऑर्डर, ये रूल कह रहा है कि जब भी रूल नंबर 21 के अंदर या रूल नंबर 22 के अंदर किसी भी कोर्ट से सहायता मांगी जाएगी किसी भी सम्मन को सर्व करने के लिए, तो जिस भी कोर्ट की सहायता मांगी जा रही है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन समन्स को सर्व करेगा जैसे कि वो उनको खुद ही जारी कर रहा। जैसे वो किसी भी सम्मन की सर्विस कराता अगर कोई व्यक्ति उसी की लोकल जुडिक्शन में होता उसी के केस के अंदर, तो उसी तरीके से मतलब अपना ही समझ के उस काम को करेगा।
और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा, तो मतलब जो भी हुआ, उसने समन सर्व कराने की कोशिश की, रिफ्यूजल हुआ या एक्सेप्टेंस हुआ, जो भी कुछ हुआ, उस रिपोर्ट के साथ वापस उस कोर्ट के पास भेज देगा जिसने भी सहायता मांगी थी। तो उसको अपने ही तरह सर्विस कराने की कोशिश करनी है और उसका जो भी एंड रिजल्ट है उसको वापस भेज देना है उस कोर्ट के पास। ठीक है, तो रूल नंबर 21, 22 और 23 इन तीनों को साथ में पढ़ लो और इनको ऐसा समझ लो, दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कोर्ट्स एज फार एज सर्विस ऑफ द समन्स इज कंसर्न। ये आपस में कोर्ट्स का तालमेल है भारत देश के अंदर, जहां तक बात किसी भी नोट समन को सर्विस करने की बात है। ठीक है, अब जो बच्चे रूल नंबर 24 है, ये स्पेसिफिक है ऐसे लोगों के बारे में जो जेल में है। मतलब जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है वो पहले से जेल में है। मानो हो सकता है वो किसी क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल में हो, यहाँ हो सकता है सिविल प्रिजन में हो, पर वो जेल में है। तो यहाँ पे तो बच्चे सर्विस करना बड़ा आसान हो जाता है, कोई पंगा, क्योंकि उसे ढूंढना नहीं है, वरना जेल में बैठा हुआ है। पर यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप जो भी तरीका अपनाओ, जिस भी तरीके से सर्विस करो, यू हैव टू सर्व द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। जिस भी जेल के अंदर वो बंद है, उस जेल का जो भी इंचार्ज है उसके पास आपको सम्मन्स भेजने होते हैं। फिर वो उन सम्मन्स को फर्दर फॉरवर्ड कर देता है डिफेंडेंट के पास। तो अगर डिफेंडेंट जेल में है तो आप सर्विस डिफेंडेंट को डायरेक्टली नहीं करते उससे मिलके, बल्कि जो प्रिजन का इंचार्ज होता है आप उनको वो सम्मन्स फॉरवर्ड कर देते हो और फिर वो उस सम्मन को फर्दर फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 24 किसके बारे में हो गया? ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां पे कोई बंदा प्रिजन में है। अब देखो अगला कॉम्बिनेशन आ रहा है, बहुत बढ़िया है, रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 ऐसी सिचुएशन के बारे में है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जहां पे भी बड़े सिविल केसेस इन्वॉल्व होते हैं, कि कोई भी डिफेंडेंट जो है जिसको सर्विस करनी है वो भारत देश से बाहर है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है भारत के अंदर। अगर एजेंट होता तो फिर उसी एजेंट को कर देते, कोई परेशानी नहीं होती, इस रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे दोनों सर्कमस्टांस हैं कि जिसको सर्विस करनी है वो भारत से बाहर भी है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है। तो अगर ऐसी दोनों सिचुएशन बन रही हैं तो कैसे भेजोगे सम्मन को? कैसे भेजोगे सम्मन को? तो ऐसी परिस्थिति में आप पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, कोरियर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो, फैक्स मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी और तरीका, जो तरीका हाई कोर्ट रूल्स बना के बता दे कि इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो जहां पे भी जो भी एड्रेस आपको पता है उस फॉरेन कंट्री में, जहां पे भी आपको लग रहा है वो डिफेंडेंट रहता है या काम करता है, वहां पे आप सर्विस करा दो इन सारे माध्यमों से। अब ऑफिसर को तो भेजोगे नहीं विदेश सर्विस करने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली इन सारे बाकी के माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन सारे माध्यमों से आप सर्विस करते हो जब भी कोई डिफेंडेंट देश में मौजूद नहीं होता है और उसका कोई एजेंट नहीं होता। माध्यम बच्चे वही है, लगभग लगभग वही माध्यम है जो रूल 9 के अंदर पड़े हैं, बस वो ऑफिसर वाली चीज को हटा दो तो बाकी सारे वही ऑप्शंस है जिनको हम यूज करते हैं इंडिया के अंदर भी। बस वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट वाला हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट वाली सिचुएशन भी हमको देखना पड़ेगा कि उसकी इंटरनेशनल रीच है या नहीं। ठीक है, पर इसमें हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसे इंटरनेशनल सर्विसेज के बारे में हाई कोर्ट ने रूल्स बना रखे हैं और तरीके बना रखे हैं कि किस किस तरीके से हमको सर्विस करनी है। हमको वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा ऐसी किसी इंटरनेशनल सर्विस की सिचुएशन में। पर ध्यान रखना बच्चे, आपके चहेते कुछ देशों का नाम आने वाला है कि अगर कोई भी डिफेंडेंट जो है वो देश से तो बाहर है, पर जिस देश में वो है वो बांग्लादेश में है या फिर पाकिस्तान में है, तो अगर वो जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ सम्मन जारी किए हैं आपने वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में मौजूद है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आप सर्विस कर रहे हो उस डिफेंडेंट को, तो आप डायरेक्टली उसको सर्विस करने के लिए ऐसे किसी कोर्ट के पास भेज सकते हो जो उस देश का है जिसकी जुरिसडिक्शन के अंदर वो बंदा मौजूद है। जैसे कोई पाकिस्तान का कोर्ट है, जैसे मानो लाहौर का कोर्ट है और वो व्यक्ति लाहौर में ही है, तो आप उसको डायरेक्टली सर्व मत करो। जैसे हमने पढ़ा नॉर्मली आप क्या कर रहे थे कि उसके एड्रेस पे पोस्ट भेज रहे थे, ऐसा मत करो, आप उस कोर्ट के पास भेज दो जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो है, फिर वो कोर्ट सर्विस कर देगा। तो मतलब जो सिचुएशन हमने पढ़ी थी ना रूल 21, 22, 23 में, जैसे भारत के अंदर जो कोर्ट मौजूद है जैसे वो एक दूसरे की सहायता कर रहे थे,
कुछ वैसा ही सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखा है हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के कोर्टों के भी साथ, कि हम उनकी सहायता ले सकते हैं अगर हमको कोई भी समन सर्व कराना होता है किसी भी डिफेंडेंट पे। वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है ना बच्चे, कुरियर पहुंचा नहीं पहुंचा, पोस्ट पहुंचा नहीं पहुंचा, अब वो इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं, वो कैसे एक्नॉलेजमेंट लेती होंगी नहीं लेती होंगी, हजार ड्रामे होते हैं। तो यहां पर इट इज बेटर कि आप कोर्ट को बोल दो कि कोर्ट आपके बिहाफ पे सर्विस करा देगा, और बिल्कुल वही सेम है जो रूल नंबर 21 से 23 था। फिर वो कोर्ट जो है अपने हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से सर्विस करेगा। पर मानो जिसको आप सर्विस कर रहे हो, वो जो बंदा है, डिफेंडेंट जो है, वो भले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में मौजूद है, पर वो एक पब्लिक ऑफिसर है। पब्लिक ऑफिसर मतलब सरकारी अफसर है, या फिर रेलवेज का सर्वेंट है, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी में काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सर्विस की जानी है वो डायरेक्टली उस अथॉरिटी को की जाती है जिस अथॉरिटी में वो काम कर रहा होता है, और ये सारी प्रक्रिया की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, केंद्रीय सरकार के थ्रू। तो अगर वो देखो नॉर्मल कोई डिफेंडेंट है, नॉर्मल कोई आदमी है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद है, तो आप कोर्ट की सहायता ले लो जिसकी जुडिक्शन में वो है। पर अगर वो पब्लिक ऑफिसर है, अगर वो पब्लिक ऑफिसर है, तो उसका जो डिपार्टमेंट है जहां पे वो काम करता है, आपको उस सम्मन को डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट पे भेजना पड़ेगा। और इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसका तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी। कौन बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चे इंटरनेशनल सर्विस के बारे में, कि नॉर्मल परिस्थितियों में तो वही उन्हीं माध्यमों का सहारा लो जो रूल लाइन के अंदर लिखे हुए हैं, वो सर्वेंट वाली उसको ऑफिसर वाली सिचुएशन को छोड़ के। पाकिस्तान बांग्लादेश में कोर्ट्स का भी सहारा ले सकते हो अगर वो आम व्यक्ति है, और अगर पब्लिक ऑफिसर है और वो बांग्लादेश पाकिस्तान में, तो डायरेक्टली आपको उस डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 26 पे। रूल नंबर 26 जो है वो 25 से ही जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो बच्चे, वी आर एट जस्ट द एंड। ठीक है, 10 मिनट और लूंगा। ठीक है। रूल नंबर 26 जो है वो सर्विस की बात करता है किसी फॉरेन टेरिटरी में जो किसी पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू हो रही है या कोर्ट के थ्रू हो रही है। 25 से ही जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखना बच्चे, इसमें कुछ परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति, अगर फॉरेन जुडिक्शन का एक्सरसाइज करते हुए हमारी केंद्रीय सरकार ने किसी पॉलिटिकल एजेंट को अपॉइंट किया है, या फिर किसी कोर्ट को स्थापित किया है विदेश के अंदर। विदेश सरजमी पे कोई भी कोर्ट बना रखा है हमारी भारतीय सरकार ने, या किसी पॉलिटिकल एजेंट को अपॉइंट कर रखा है किसी भी फॉरेन टेरिटरी में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी डिफेंडेंट पे सर्विस करनी है, तो हम वो सर्विस करने के लिए इन कोर्ट्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करे हैं, इन पॉलिटिकल एजेंट्स का सहारा ले सकते हैं। और हमारे इंडियन कोर्ट्स के बिहाफ पे ऐसे डिफेंडेंट्स को जो इस विदेश में मौजूद हैं जहां पे ये कोर्ट और पॉलिटिकल एजेंट काम कर रहे हैं, उनको सर्विस कराई जा सकती है। पर अगर ऐसा है कि कोर्ट ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कोर्ट को एस्टेब्लिश नहीं किया है, ना ही किसी ऐसे पॉलिटिकल एजेंट को चुना है किसी विदेशी सरजमी पे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक लिस्ट बना सकती है और उस लिस्ट को अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर डिक्लेयर कर सकती है, और उस लिस्ट के अंदर वो उन सारी अथॉरिटीज को लिख सकती है, उन सारे कोर्ट्स को लिख सकती है जो हमारे भारतीय कोर्ट्स की सहायता करेंगे समन्स को सर्विस करने के लिए। और जिनकी भी लिस्ट बनाई होगी, जो भी कोर्ट्स उनके अंदर मेंशन्ड होंगे या जो भी पॉलिटिकल एजेंट्स उनके अंदर मेंशन्ड होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, उनके थ्रू सर्विस की जा सकेगी। तो क्या फर्क है पहले और दूसरे में? पहले में इन पॉलिटिकल एजेंट्स को कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुना है, कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया है उन कोर्ट्स को। यहाँ पे उसने स्थापित नहीं किया है वो विदेशी नेचर के ही, बस उनके साथ डीलिंग कर ली है कि वो सहायता करेंगे हमारे भारतीय कोर्टों की समन को सर्विस करने के लिए। तो इन सच अ सिचुएशन तो उनके थ्रू भी सर्विस की जा सकेगी। पर ये जो सारी प्रक्रिया है, ये गवर्नमेंट की फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू होता है।
वो सारा इसका तामझाम देखती है कि कैसे हमको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, और उसी के हिसाब से चीजें चलती है। और ये जो भी पॉलिटिकल एजेंट है, जो भी कोर्ट के जज साहब है, जिनके पास भी ये सम्मन जाएगा सर्विस करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको सही तरीके से सर्विस करे, और उसका जो भी रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट आता है, जो भी एंडोर्समेंट है कि भाई सर्व हो गया है, रिफ्यूजल हो गया है या मिला नहीं, जो भी कुछ है, वो उस सम्मन के अंदर लिख के देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चे कि रूल 25 के अंदर वॉज द नॉर्मल सर्कमस्टांस कि हम भाई नॉर्मल पोस्ट वोस्ट के थ्रू बेच रहे थे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की सिचुएशन आ गई। रूल नंबर 26 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प करने की कोशिश की है। या तो वो खुद से कोर्ट्स बना रहा है, खुद से पॉलिटिकल एजेंट्स को अपॉइंट कर रहा है जो हमारे कोर्ट्स के बिहाफ पे सर्विस करेंगे, या फिर बाहर के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं या उनके जो कोर्ट्स हैं उनकी सहायता ले रहा है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है फॉर द सर्विस ऑफ द आर समन्स। ठीक है, तो इस तरीके से काम चल रहा है। अब मुझे ये बताओ क्या है हाल, पढ़ा दूं, थोड़ा सा पढ़ा दूं बच्चे, कि जवाब दे गए हो? जल्दी बताओ, वाई एन, फटाफट से, झेल लोगे थोड़ी देर? खत्म हो जाएगा बच्चे, फिर शुरू करना पड़ेगा पिछली बार यहीं से। 1 मिनट मैं देख लेता हूं, ठीक है, कि कितने बड़े हैं। रूल 26 स्मॉल, रूल 27 स्मॉल, 20, बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं। खत्म, 30 खत्म बच्चे, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है, वरना हमको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा पिछली बार। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, ठीक है। अब देखो बच्चे, रूल 26A, यहाँ पे जो है समन्स भेजे जा रहे हैं ऑफिसर्स को फॉरेन कंट्रीज के। तो देखो, जहां पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नोटिफिकेशन निकाल सकता है ऑफिशियल गैजेट में, जिसमें डिक्लेयर कर सकता है कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी के अंदर जो समन्स हैं वो डिफेंडेंट्स को सर्व करे जा सकेंगे, जो डिफेंडेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं या जो डिफेंडेंट्स वहां पे रह रहे हैं, और उन ऐसे किसी संबंध को हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको भेजा जाना चाहिए। ठीक है, जो फॉरेन टेरिटरी के ऑफिसर्स हैं, सॉरी मैं बताता हूं, जो फॉरेन टेरिटरी के ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू सर्विस पॉसिबल कराई जा सकती है। पर यहां पे भी जो रोल है बच्चे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी प्रक्रिया के अनुसार, अपने साधनों के अनुसार उन सारे सम्मन्स को इन ऑफिसर्स के पास भेजती है, जो ऑफिसर्स उसको फर्दर डिफेंडेंट तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, और जो भी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है रिगार्डिंग सर्विस, वो उसको पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये वाला जो हमने रूल पढ़ा, इस रूल के अंदर कोई फर्क नहीं है ज्यादा, बस इतनी सी बात है रूल 26 के अंदर, कि जो सर्विस हो रही है फॉरेन टेरिटरीज के अंदर, वो कोई कोर्ट नहीं कर रहा या पॉलिटिकल एजेंट नहीं कर रहा, वो उसी फॉरेन कंट्रीज में जो कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी लिस्ट बना के देगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ऑफिसर्स सर्विस करते हैं हमारे कोर्ट्स के बिहाफ पे, और वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं जो बाकी के लोग कर रहे थे। तो अगर मैं फॉरेन टेरिटरी की बात करूं, तो हमारा रूल नंबर 25 नॉर्मल तरीके बताता है, बांग्लादेश पाकिस्तान वाली सिचुएशन आती है। रूल नंबर 26 के अंदर कोर्ट्स और पॉलिटिकल एजेंट्स का रूल आ जाता है, और 26 के अंदर जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उनका रूल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होती है। अब देखो, तो इसका एक कॉम्बिनेशन हो गया, रूल नंबर 25, रूल नंबर 26 एंड रूल नंबर 26A। ये 3 रूल्स का एक कॉम्बिनेशन है, इसको साथ में बना के रखना है। अब देखो रूल नंबर 27, यहां पे जो सर्विस हो रही है वो सिविल पब्लिक ऑफिसर पे हो रही है, या फिर किसी ऐसे सर्वेंट पे जो रेलवे कंपनी का है या किसी लोकल अथॉरिटी का हो रहा है। अब देखो, अगर कोई भी बंदा डिफेंडेंट है, अब इंडिया में वापस आ जाओ, अब वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया है। अगर कोई भी डिफेंडेंट है, वो एक पब्लिक ऑफिसर है, पर वो मिलिट्री का नहीं होना चाहिए, एयरफोर्स का नहीं होना चाहिए, नेवी का नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई पब्लिक ऑफिसर है, या फिर रेलवे में काम करता है, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी में काम करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है सम्मन को जारी कर सकता है उस तरीके से जो भी उसको ठीक लगे। मतलब जो रूल 9 के अंदर तरीके बताए गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है जैसा भी उसको ठीक लगे। जिसमें एक और ऑप्शन जोड़ दो कि अगर चाहे तो कोर्ट ऑफ लॉ जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है एज ए पब्लिक ऑफिसर, या फिर रेलवे का है तो रेलवे को, या फिर वो जो लोकल अथॉरिटी है उस लोकल अथॉरिटी को डायरेक्टली वो सम्मन भेजा जा सकता है। उसका जो हेड है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, और वो जो हेड है
उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो सम्मन उसको प्राप्त हुए हैं कोर्ट से, उनको वो पहुंचाएगा उस व्यक्ति तक जिसके खिलाफ वो सर्विस सम्मन आए थे। मतलब ये तो हमने लगभग पढ़ा था ना पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली सिचुएशन में, कि वो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो बंदा है, अगर वो पब्लिक ऑफिसर है या फिर रेलवे का बंदा है, तो उसके डिपार्टमेंट के थ्रू हम सर्विस करवा रहे थे। इंडिया के अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो पब्लिक ऑफिसर है, या फिर वो रेलवे में काम करता है, या फिर वो किसी अदर अथॉरिटी के कंट्रोल में है, तो बाकी ऑप्शंस के साथ साथ हमारे पास उसके डिपार्टमेंट के हेड को सर्विस करने का भी एक ऑप्शन रहता है, जो बच्चे बहुत इफेक्टिव माना जाता है। पर इस रोल के अंदर, रूल नंबर 27 के अंदर, डिफेंस फोर्सेस को एक्सक्लूड किया गया था। मतलब आर्मी को, आर्मी मींस सोल्जर्स, सेलर्स को मतलब नेवी, एयरमैन वर्सेस एयरमैन मतलब एयरफोर्स, उनके बारे में प्रावधान किया गया है रूल नंबर 28 के अंदर। अगर कभी कोई केस फाइल किया जाता है और डिफेंडेंट जो है वो कोई एक सिपाही है, कोई नेवी अफसर है, कोई एयरफोर्स का बंदा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि उन सम्मन को सर्विस के लिए किसके पास भेजता है, उनके कमांडिंग ऑफिसर के पास। मतलब जिसके भी ऑफिसर के अंदर वो बंदा काम कर रहा है, उसका जो कमांड होल्ड कर रहा है, उसके पास सर्विस की जाती है, और वो कमांडिंग ऑफिसर फर्दर सर्व कर देता है उन सोल्जर्स को, सेलर्स को और एयरमैन को। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे रूल 9 वाले ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि ये सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन मोस्ट लाइकली अपने घर वर से बाहर रहते हैं, तो इट इज हार्ड फॉर देम टू गेट द इंफॉर्मेशन। इसलिए उनके कमांडिंग ऑफिसर को ही सर्विस करा जाना चाहिए और उसी को सफिशिएंट माना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, फॉर डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, कमांडिंग ऑफिसर को आपको सर्व करना होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड लास्ट रूल, ये बताता है ड्यूटी की। ड्यूटी उन लोगों की जिनको सम्मन डिलीवर किए गए हैं या फिर सर्विस के लिए भेजे गए हैं। और ये जो रूल 29 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बताता है उन सारे लोगों की जिनकी सहायता ली जा रही है सम्मन को सर्व करने के लिए। तो अगर कोई भी सम्मन की सर्विस के लिए किसी और की सहायता ली गई है, चाहे वो रूल 24 की बात हो, 27 की बात हो, 28 की बात हो, जो अभी हमने पढ़े, तो ये जो लोग हैं जिनकी सहायता ले रहे हैं हम, डिपार्टमेंट का हेड हो गया, कमांडिंग ऑफिसर हो गया, ये जो लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि उस सम्मन को सही तरीके से सर्व करवाएं और उस सम्मन पे हस्ताक्षर भी लें उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ सम्मन हुआ है, और रिटन एक्नॉलेजमेंट भी ले उस व्यक्ति का कि भाई क्या उसमें, मतलब वो रिफ्यूज कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी, मतलब जो काम सर्विंग ऑफिसर करता था रूल 9 के अंदर, वो सारे काम ये लोग करते हैं जिनको जिम्मेदारी थोपी गई है सर्विस करने के लिए। फिर वो चाहे पब्लिक डिपार्टमेंट के हेड हो, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर हो, वो हस्ताक्षर भी लेते हैं और रिटन एक्नॉलेजमेंट भी लेते हैं, जो आगे चल के प्रूफ की तौर पर काम करते हैं कि वो जो सम्मन है वो इस व्यक्ति तक पहुंचा भी था या नहीं पहुंचा था। और अगर किसी भी वजह से ये जो लोग हैं जिनकी सहायता ली जा रही है, डिपार्टमेंट का हेड है या कमांडिंग ऑफिसर है, अगर ये सर्विस नहीं कर पाता है, किसी भी वजह से ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस सम्मन को वापस करे, कोर्ट के पास वापस भेजे, और साथ के साथ उसमें एक स्टेटमेंट भी लिख के भेजें कि क्या वजह रही कि उनके डिपार्टमेंट के हेड होने के बावजूद, कमांडिंग ऑफिसर होने के बावजूद, वो उसको सर्व नहीं कर पाए। तो अगर सर्विस नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसको वापस भेजो विद दी रीजंस कि वो नॉन सर्विस क्यों हुआ, और अगर सर्विस कर रहे हो देन यू नीड टू टेक द एक्नॉलेजमेंट। बच्चे, फाइनली कमिंग टू द लास्ट लास्ट रूल, रूल नंबर 30। और रूल नंबर 30 बात करता है सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन किसका, लेटर का, समन्स के लिए। इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं बच्चे मैं। देखो बच्चे, सम्मन जो है एक बुलावा होता है। बुलावा मींस उसमें एक अथॉरिटी होती है कि कोर्ट आपको बुला रहा है कि भाई आओ और जवाब दो। ये कुछ पदों के लिए, कुछ परिस्थितियों में ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में अगर कोर्ट चाहे तो इस सम्मन की शब्दावली को इस्तेमाल करने के बदले उसको लेटर बोलता है, चिट्ठी बोलता है, जिससे किसी को अपनी बेइज्जती महसूस ना हो अगर उसके खिलाफ सम्मन जारी जाए। देखो, सम्मन में लगता तो है बुरा कि किसी ने मेरे को ऐसा सम्मन जारी किया है, तो अगर ऐसा कोर्ट को लगता है तो वो सम्मन की जो लैंग्वेज है, मतलब जो सम्मन एक्सप्रेशन है,
उसको उसकी जगह लेटर लिख देता है। तो जो सम्मन लिखा होता है उसकी जगह लेटर लिख देते हैं, तो वो एक सॉफ्ट नोटिस की तरह काम करता है। देखते हैं, अगर कोर्ट चाहे तो वो इन समन्स की जगह, जिन समन्स की हमने चर्चा की इस पूरे अंदर कैसे, किसी एक लेटर को भेज सकता है, जिस लेटर पे वो जज साहब हस्ताक्षर करेंगे या कोई भी ऑफिसर हस्ताक्षर करेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो डिफेंडेंट है अपने पद की वजह से, अपने रैंक की वजह से, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, मार्क ऑफ कंसीडरेशन दिखानी चाहिए, तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोर्ट सम्मन जारी कर रहा है पर कोर्ट को लग रहा है कि इसको हमें इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो उसको सम्मन के बदले लेटर भेजता है। और ये जो लेटर भेजा जाता है सम्मन के बदले, उसमें वो सारी बातें लिखी होती हैं जो आमतौर पर सम्मन के अंदर लिखी जानी चाहिए, कि भाई आपको आना है, आपके खिलाफ फलाना फलाना केस आया है, उसके साथ प्लेंट भी भेजोगे। तो मतलब कोई खास फर्क नहीं है एक लेटर में और सिख सम्मन में, बस उसकी भाषा का बदलाव है, उसके टाइटल का बदलाव है। तो जो चीजें किसी सम्मन में लिखी होती हैं वो सारी चीजें लेटर में लिखी होती हैं। और ये जो लेटर है जिसको सम्मन के बदले भेजा जा रहा है, इसको पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है, कोई और अलग स्पेशल तरीका बताया गया है जो रिस्पेक्टफुल होगा ज्यादा, उसके थ्रू भी बताया जा भेजा जा सकता है, या कोई भी और तरीका जो कोर्ट को ठीक लगे। और अगर उस व्यक्ति का, डिफेंडेंट का कोई एजेंट है, तो उस एजेंट तक ये लेटर पहुंचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, उल्लू बनाने वाली बात है, सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है कि समवन इज इक्वल टू अ लेटर। हर वो चीज जो एक सम्मन में होती है वो लेटर में होती है। आमतौर पर जिस तरीके से सम्मन को सर्व करते हैं उसी तरीके से लेटर को करते हैं, केवल आमतौर पर जो ऑफिसर जाता था ना कोर्ट का सर्व करने के लिए, ऐसे नहीं भेजते, वो थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल लगेगा। पोस्ट के थ्रू भेज दिया, या कोई एजेंट है उसके थ्रू भेज दिया, या और कोई रिस्पेक्टेबल तरीका है उसके थ्रू भेज दिया, तो हम थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं लैंग्वेज में, उसके टाइटल में, उसके कंटेंट में, बट इट एसेंशियली रिमेन्स दी सेम। हम बस चीज वही कर रहे हैं रिस्पेक्टफुल रहते हुए। दैट इज रूल नंबर 30। बच्चे, विद दिस we have completed our order number 4 and order number 5, and I must say this बच्चे, all of the persons, all each and every one of you जो यहाँ पे देख रहे हो इस लेक्चर को अभी लाइव, मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ कि आप लोगों का इतना ब्रॉड माइंडेड रह के, इतनी कैपेसिटी से आप कंजर्व कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, विच इज वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को ऐसे बच्चे मिले हैं। और बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरी उम्मीद यही है कि आपको बातें समझ में आई, जो भी कुछ मैंने समझाया शुरू से लेके आखिरी तक, उसको एक बार रिवाइज करना बच्चे। एक बार क्लास खत्म होने के बाद, अभी तो आप थक गए हो, सोने से पहले या कल सुबह एक बार ऑर्डर नंबर 4 और ऑर्डर नंबर 5 को शुरू से लेके आखिरी तक एक बार रीड आउट करना, शब्दों में बस ना, एक बार सिंपल सा रीड आउट करना, और जरूरत पड़े तो वीडियोस को दोबारा देख लेना। एक बार फाइनली मुझे एक बार बता दो बच्चे, आर वी ऑल क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है, सम्मन से जुड़ा हुआ कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट? थैंक यू सो मच बच्चे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों की अप्रिसिएशन का। मैं भी खुले दिल से आप सभी लोगों का अप्रिसिएशन करना चाहता हूं, और इसी तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे का साथ देते रहे, मैं आपका और आप मेरा, तो हम जीवन में कुछ कर जाएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।